ये रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं। वी स्टडी अबाउट देम कि उनके अंदर क्या क्या वॉल्यूम चेंजेस आते हैं। जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर आप द योर लंग्स दे फेल टू एक्सपायर प्रॉपरली, दे फेल टू एम्प्टी प्रॉपरली। तो उसके अंदर your FeV1 और FeC रेशियो कम हो जाती है। FeV1 is decreased and functional residual capacity and total lung capacity and residual volume, ये सारे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर कौन कौन सी डिजीज हैं? इसके अंदर फर्दर वी हैव chronic obstructive pulmonary disease, which is further divided into two parts, chronic bronchitis and emphysema. Other than this we have asthma, ये भी obstructive lung disease में आती है, and bronchiectasis। तो ये हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जिनको हम एक एक करके वी विल स्टडी। तो स्टार्टिंग ऑफ विद COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यू शुड बी नोइंग कि जैसे कि मैंने जिक्र किया, दो इसके मैंने पार्ट्स हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं इसके: स्मोकिंग, टोबैको यूज, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, एंड अदर देन दैट पोल्यूटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं। ठीक है, तो बाकी COPD कैन बी एग्जैस्परेटेड बाय certain other conditions जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो फर्स्ट लेट अस सी कि व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक एज द नेम सजेस्ट कि इसकी लंबी हिस्ट्री होगी, और ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो इसको बाय डेफिनेशन और क्राइटेरिया इसका ये है कि इफ द पेशेंट हैज अ प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव मींस इट हैज स्प्यूटम फॉर मोर देन or equal to 3 months in 2 consecutive years। तो ये इसकी इसको लेबल फिर हम कर देते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, और ड्यू टू इरिटेशन, स्मोकिंग की वजह से या और अदर पोल्यूटेंट्स की वजह से, द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, द ब्रोंकाई, दे गेट इरिटेटेड। तो इन रिस्पॉन्स दे इंक्रीज देयर म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, वो म्यूकस प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज कर देते हैं। उनकी जो ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी, अभी हम आगे देखेंगे उसमें बायोप्सी में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो जब ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज, क्योंकि वो वहीं पे क्लॉग होता है। एंड जहाँ पे क्लॉगिंग होती है वहाँ पे देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरियल ग्रोथ, एंड दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर मैकेनिज्म दे बी हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन ब्रोंकाई। इस पे इन रिस्पॉन्स बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि इसी के म्यूकस क्लॉगिंग हो रही है, देयर इज डिफेक्ट इन द रेस्पिरेशन, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पा रही, तो बॉडी इसको कंपनसेट करती है बाय पॉलीसाइथीमिया। बॉडी इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन, द RBC काउंट। एंड पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी? पेशेंट को कफ, जैसे इसमें बताया उसके क्राइटेरिया में है। तो इफ यू हियर द चेस्ट और स्कल्टेट द चेस्ट, तो आपको क्या मिलेगा? यू कैन गेट क्रैकल्स। ठीक है, अगेन ड्यू टू कोर्स, उसमें आपको क्रैकल्स मिलेंगे अगेन ड्यू टू द म्यूकस, एंड यू कैन गेट वीज। ठीक है, अब इसमें एक एग्जामिनर्स को बड़ी पसंद है चीज, विच इज रीड इंडेक्स। तो लेट मी शो यू रीड इंडेक्स। वो इसकी बायोप्सी के ऊपर नजर आता है। ठीक है, अब रीड इंडेक्स क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है, तो उसके लिए मेरे पास बड़ी अच्छी पिक्चर है। तो लेट मी शेयर इट विथ यू। रीड्स इंडेक्स, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है शोइंग सेक्शन ऑफ द ब्रोंकाई। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज द कार्टिलेज। ठीक है, ये कार्टिलेज पार्ट है उसका। ये इनर, दिस इज द ल्यूमन। ठीक है, एपिथेलियम है, बेस मेम्ब्रेन है, एंड देन यू हैव your mucus glands। ठीक है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट रीड इंडेक्स? रीड इंडेक्स में यू मेजर द एरिया, एरिया तो खैर नहीं कहेंगे, ये जो लेंथ है ऑक्यूपाइड बाय द म्यूकस ग्लैंड्स, तो ये बन रही है बिटवीन बी एंड सी, एंड यू डिवाइड इट बाय द डिस्टेंस बिटवीन द बेस मेम्ब्रेन एंड द कार्टिलेज। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रीड इंडेक्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इट बिकम्स मोर देन 50%। ठीक है, becomes more than 50%। तो इफ द रीड इंडेक्स इज मोर देन 50%, दैट कि ये बताती है हमें कि इसमें म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी होगी। उसमें बेसिकली ये होगा कि ये म्यूकस ग्लैंड बढ़ जाएंगे ना, these mucus gland would increase in size। तो ये जो लेंथ थी, this would increase as well, that is why रीड इंडेक्स बढ़ जाता है। तो रिमेंबर कैसे मेजर करना है, म्यूकस ग्लैंड्स की लेंथ मेजर करनी है और बेसल मेम्ब्रेन से कार्टिलेज तक की लेंथ मेजर करनी है, एंड यू डिवाइड देम टू गेट अ रेशियो व्हिच इज कॉल्ड रीड इंडेक्स। ठीक है, तो दिस वाज मोस्टली अबाउट chronic bronchitis। हमें लिखा हुआ है thickness of mucosal gland layer to, as mentioned here, thickness of mucosal gland layer to thickness of wall between epithelium and cartilage। तो it's if it gets greater than 50%, तो इसका मतलब है कि chronic bronchitis है। तो ये हो गया एक पार्ट ऑफ COPD। The other part is emphysema। Okay? Other parts is emphysema। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, जो एल्वुलर वॉल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, एल्वुलर वॉल्स जो छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं, ये इनके अंदर बीच में वॉल्स होती हैं, देयर वॉल्स ब्रेक डाउन, और वो छोटे छोटे एल्वुलाई मिलके एक बड़ा एल्वुलाई बना देते हैं। ठीक है, तो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट ऑन व्हाइट बोर्ड। फिर मैं आपको एक नॉर्मल हिस्टोलॉजी भी दिखाता हूँ और एम्फाइसीमा की हिस्टोलॉजी भी दिखाता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एल्वुलर डक्ट है, एंड दिस इज हाउ अ हेल्दी एल्वुलाई लुक्स लाइक। ठीक है, ऐसे एम्फाइसीमा के अंदर इसकी ये वाली जो वॉल्स है ना, दीज वॉल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। वो हम देखेंगे वो क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो दीज वॉल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उससे क्या होगा, एल्वोलाई नाउ अब कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो यू कैन सी, इससे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एक्सचेंज पहले होना था। लेट मी ड्रॉ अ ब्लड वेसल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड वेसल रन कर रही थी ऐसे, तो देयर वाज ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज। अब क्या है, सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज कम हो गया। ठीक है, द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज कम हो गया। तो हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन के बारे में इन द प्रीवियस लेक्चर्स, कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया था उसमें, इसे और इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। इसलिए एम्फाइसीमा के जो भी पेशेंट्स होंगे ना, उसमें जो DLCO होती है, द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कम हो जाती है। एंड दिस टेल्स अस के डिफ्यूजन कैपेसिटी ओवरऑल कम हो गई है। वो क्यों कम हो गई है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है फॉर द गैसेस एक्सचेंज वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो आपकी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स और जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं लंग्स के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है,
दे आर डिस्ट्रॉयड। एंड अगेन इसके अंदर देयर इज एयर ट्रैपिंग, द लंग्स दे फेल टू एम्प्टी प्रॉपरली, वो एम्प्टी नहीं हो पाते। उसका मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एक कॉज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके एयरवेज हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं आगे इनटू फर्दर एंड फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पे एयरवेज के अंदर अगर मैं जूम इन करूं तो दे हैड सपोर्ट, उनके पास सपोर्ट थी किस चीज की, कार्टिलेज की। कार्टिलेजिनस जो कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट जगह पे कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स हैं विच सपोर्टेड दीज वॉल्स एंड दे prevented them from collapse, prevented them from collapse। एम्फाइसीमा के पेशेंट के अंदर ये जो फाइबर्स हैं, ये जो स्ट्रेंथ है, ये सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फाइबर्स, ठीक है, दीज वुड बी डिस्ट्रॉयड। तो उससे क्या होगा, ये जो एयरवेज हैं दे विल कोलैप्स। अब एयरवेज कोलैप्स होंगे तो एयर वुड नॉट बी एबल टू मूव आउट ऑफ द लंग्स। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। लेकिन इसकी फर्दर अब कॉजेज क्या हैं, वो हम थोड़ा सा देते हैं इसकी क्या कॉजेज हैं। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट लेट्स अस टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यू डू ऑन बायोप्सी, रेडियोलॉजिकल करते हैं या बायोप्सी करते हैं। मैं आपके साथ बायोप्सी शेयर करता हूँ और रेडियोलॉजी भी इसकी शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, दिस इज हेल्दी लंग, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सारे एल्वोलाई आपको नजर आ रहे हैं, एंड सरफेस एरिया कितना ज्यादा है एक्सचेंज का। जबकि डिजीज लंग के अंदर ये सारी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और लार्ज एयर स्पेसेस बन गई हैं, और सरफेस एरिया देखें कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो ऐसी बायोप्सी होती है ऑफ एम्फाइसीमा, दिस इज द चेंज। तो बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब फिर आपको रेडियोलॉजी पे क्या नजर आएगा, इसमें मोस्टली चेस्ट एक्सरे हेल्पफुल होता है। तो दिस इज एन एक्सरे, ये लेटरल व्यू है ऑफ अ पर्सन विद एम्फाइसीमा, और इसको कहते हैं बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी। बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट क्यों हो जाती है, यू कैन सी दिस इज, ये इसकी एंट्रोपोस्टियर डायमीटर कितना इंक्रीज होगा, दिस इज लुकिंग लाइक अ बैरल। बैरल चेस्ट क्यों गया, अगेन बिकॉज द पर्सन फेल्स टू एम्प्टी लंग्स, तो दिस लीड्स टू बैरल चेस्ट फॉर्मेशन। और उसके अलावा व्हाट डू यू सी ऑन द अदर व्यू, यहाँ पे यू कैन, जहाँ पे दो फाइंडिंग्स आपको नजर आएंगी। एक फाइंडिंग है, आप देखें जो डायाफ्राम है वो नॉर्मली ऐसे डोम शेप्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर इट इज फ्लैटेंड, इसके अंदर इट इज फ्लैटेंड। तो ये फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम एक साइन। दूसरा साइन आप ऑब्जर्व करें, दैट इज, एक तो मैं लिख देता हूं ना, दैट इज फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। दूसरी आप चीज ऑब्जर्व करें, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। वो कैसे पता चलेगा, यू काउंट द नंबर ऑफ रिब्स। तो ये देखें, दिस इज द फर्स्ट रिब, एंटी रिब्स, 1 2 3 4 5 6। 6 से ज्यादा रिब्स अगर काउंट कर लेना, इफ देयर मोर देन 6 एंटीरियर रिब्स,
क्रॉसिंग द मिड क्लेविकुलर लाइन, क्रॉसिंग द मिड क्लेविकुलर, ये देखना, ये दिस इज द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इफ मोर देन 6 रिब्स आर क्रॉसिंग द मिड क्लेविकुलर लाइन, जैसे अभी यहाँ पे 6 से नीचे चला गया है, अगर यहां तक होता ना डायफ्राम, तो इट वुड बी नॉर्मल, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये होगी दूसरी फाइंडिंग। और तीसरी फाइंडिंग है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर हार्ट। हार्ट का शेडो देखें आप, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्यूब। ठीक है, हार्ट का शेडो होना तो ऐसे चाहिए था, समवट लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे इट इज ट्यूबुलर। तो ये तीन फाइंडिंग्स आपको अलोंग विद बैरल चेस्ट चार हो गई, ये आपको एक्सरे के ऊपर नजर आती हैं, और बायोप्सी मैंने आपको दिखा दी इसकी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यू वर्ल्ड के अंदर आ सकती है, एग्जाम के अंदर आ सकती है, तो यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज द चेस्ट एक्सरे। ये व्यू भी आपको नजर आ गया, और ये भी आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली द बायोप्सी। लेट्स कम बैक टू फर्स्ट एड। जैसा मैंने आपको बताया वहां पे कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी। चेस्ट एक्सरे पे बैरल चेस्ट, इंक्रीज एपी डायमीटर, ये लेटरल व्यू पे जो नजर आता है, फ्लैटन डायफ्राम, एंड इंक्रीज लंग फीड लूसेंसी। तो ये सारी फाइंडिंग्स हैं दैट यू गेट ऑन द रेडियोलॉजी। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, हमने इस पे बात की कि एल्वुलर वॉल डिस्ट्रक्शन होती है, दैट लीड्स टू इंक्रीज कंप्लायंस ऑफ लंग। एयर कैन, एयर अब चूंकि बाहर नहीं जा रही ना, तो लंग कैन अकोमोडेट ह्यूज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एयर। देयर इज डिक्रीज रिकॉइल, डैमेज टू एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, एल्वुलर एल्वुलर वॉल भी डैमेज होती है, एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन भी डैमेज होती है। उससे क्या होगा, डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, एंड दैट डिक्रीज द, ये डीएलसीओ याद रखिएगा, ये आगे अक्सर आपको क्वेश्चंस के अंदर लिखी हुई आएगी डीएलसीओ। तो मैंने पहले भी इस पे बात की, दिस द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स के जो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो कितनी हेल्दी है। तो अगर वो डैमेज है तो डिफ्यूजन कम होगी, इसलिए दिस वुड बी डिक्रीज्ड, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, एंड दे आर इंक्रीज्ड एयर स्पेस, देयर इज इंक्रीज्ड एयर स्पेस। अब इसके अंदर फर्दर ना एम्फाइसीमा के आपको दो एज ग्रुप्स मिलेंगे, दो एज ग्रुप्स में मिलेगी आपको। एक होंगे रिलेटिवली यंग पीपल, और एक होंगे ओल्ड या मिडिल एज, हु वुड बी क्रोनिक स्मोकर्स। ठीक है, अब ये जो हमने सारी बात की, इसमें डैमेज होता है और वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली लंग के टिश्यू के अंदर ना देयर इज अ बैलेंस, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। ठीक है, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। उसमें से वन थिंग इज प्रोटीएजेस, एंड द अदर थिंग इज एंटी प्रोटीएजेस। ठीक है, proteases in this case are produced by macrophages। ठीक है, आपको पता है ना, macrophages are present in the lungs, in the alveoli, nearby the alveoli pneumocytes के साथ हमने डिस्कस किया था। तो macrophages produce different proteases। ठीक है, जैसे कि trypsin, one of them। ठीक है, और भी हैं काफी सारे। और एंटी प्रोटीजेज में हमारे पास लंग के अंदर जो मेन है दैट इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अब डिस्ट्रक्शन तब होती है जब ये बैलेंस खराब हो जाता है, जब प्रोटीएजेस ज्यादा हो जाते हैं या एंटी प्रोटीएजेस कम हो जाते हैं, इनका फंक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द मेन कॉज ऑफ एम्फाइसीमा, इज एक्चुअली दिस इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोटीएजेस एंड द एंटी प्रोटीएजेस। ठीक है, तो एज मेंशन्ड ओवर हियर, यहाँ पे भी कैन सी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो it is mediated by oxidative stress and chronic inflammation
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, जो डिफरेंट आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, CD8 T सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, दे ये आ जाएंगे। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो दे प्रोड्यूस प्रोटीएसेस। सो उससे क्या होगा, देयर विल बी इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटीएसेस एंड एंटी प्रोटीएसेस। ठीक है। और प्रोटीएसेस में मैंने आपको बताया, इलास्टेज इज आल्सो अ प्रोटीएज। ठीक है, इलास्टेज इज आल्सो अ प्रोटीएज। तो उसके इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो देयर बी इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड अल्टीमेटली इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई। तो एक तो होगी ये कॉज जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होगी, CD8 T सेल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये किन के अंदर, स्मोकर्स के अंदर। ठीक है, स्मोकर्स के अंदर तो ये कॉज होगी। ठीक है, बिकॉज इन स्मोकर्स उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, इरिटेटिव होते हैं, जो विच इरिटेट द alveoli, और वहाँ पे they cause inflammation and this is what leads to increase macrophage neutrophils and ultimately increase proteases and that causes damage. अब इसमें से जो डैमेज होगा ना, वो दैट इज सेंट्री एसिनार डैमेज, सेंट्री एसिनार। अब ये सेंट्री एसिनार क्या होता है, तो लेट मी शेयर अ पिक्चर। ये सेंट्री एसिनार क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो एक सेकेंड बस दीजिएगा, देयर वी हैव इट। तो ये देखें, ये दो तरह की एम्फाइसीमा है, वन इज सेंट्री एसिनार एंड अदर इज पैन एसिनार। इसको भी हम बात करते हैं इस पे। ये देखें, ये दिस इज द एल्वेओलर नेटवर्क। ठीक है, इसमें एक सेंट्रल पार्ट है और इसके ये बाकी के पार्ट है। जो सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा होता है ना, इट अकर्स इन स्मोकिंग। उसमें सेंटर में क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट है ना, वहां पे स्मोक, ज्यादा स्मोक यहाँ पर आता है। जो सारे जो इरिटेटिव जो हैं, इरिटेटिव फैक्टर्स हैं, केमिकल्स हैं स्मोकिंग के, वो ज्यादा इस एरिया को इन्वॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होती है, सेंट्री एसिनार या सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा होती है। ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिक टू स्मोकिंग। फिर एक होती है पैन एसिनार एम्फाइसीमा, जिसमें सारे के सारा जो एसिनाए है, सारा लोब्यूल है, वो सारे के अंदर एम्फाइसीमा होता है, सारे के अंदर डैमेज होता है एल्वेओल वॉल्स का। वो किस कंडीशन में होता है, तो दैट अकर्स इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब इस पे बात करते हैं, ये क्या होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रोटीएजेज और एंटी प्रोटीएजेज का बैलेंस है। एक कंडीशन तो हमने देख ली जिसमें सेंट्री एसिन आ रहा है, इसमें प्रोटीएजेज बढ़ रही हैं। अब एंटी प्रोटीएजेज कम कैसे होती हैं, दैट अकर्स इन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। जो लंग के अंदर मेन है ना एंटी प्रोटीएज, दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहाँ से आती है, ये लिवर से आती है, हेपेटोसाइट से बनानी होती है। ये जो डिजीज है, जो ये डिसऑर्डर है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इसमें एक्चुअली देयर इज मिस फोल्डिंग ऑफ दिस प्रोटीन। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो लिवर में बनती है, लेकिन उसकी मिस फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इट कैन नॉट बी रिलीज फ्रॉम द लिवर एंड इट स्टार्ट्स टू accumulate इनसाइड द लिवर सेल्स, और वो अल्टीमेटली वहां लिवर में भी डैमेज कॉज करती है। तो यहाँ से जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जब लंग्स में नहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली बैलेंस खराब हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू डैमेज। और वो डैमेज होगा पैन एसिनार, वो सारे एल्वुलर नेटवर्क के अंदर होगा, वो सारे
सारे के सारे वो फिर उसको कहते हैं पैन एसिनार। तो लेट मी शेयर पिक्चर विद यू। इसमें ना अक्सर वो आपको एग्जाम में लिवर बायोप्सी दे देंगे, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज के लिवर पे क्या चेंजेस नजर आएंगे। लेट मी शेयर इट विद यू। तो लिवर के अंदर ना ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा सब्सटेंस, ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। तो वहां पे आपको पिंकिश मटेरियल की डेपोजिशन नजर आएगी इनसाइड द हेपेटोसाइट्स, एंड इट इज क्वाइट ऑफ्टन आस्क्ड इन द एग्जाम। मतलब एग्जामिनर्स को ये बड़ा पसंद है, यू वर्ल्ड के अंदर आगे पीछे आपको अक्सर ये नजर आ जाएगा। तो शेयरिंग द पिक्चर देयर। तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर हेपेटोसाइट्स। और हेपेटोसाइट्स के अंदर ये पिंक पिंक आपको जो नजर आ रहे हैं डॉट्स, दिस पिंक 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 एक्यूमुलेशंस ये जो नजर आ रही हैं आपको, दिस इज एक्चुअली misfolded alpha 1 antitrypsin inside the liver, and this can ultimately lead to liver cirrhosis. This can lead to liver cirrhosis। ठीक है। तो इसी तरह से here is another picture। यहाँ पे भी you can observe कि ये inside the hepatocytes there are pinkish deposition of this pinkish substance, so this is alpha 1 antitrypsin misfolded। तो यहाँ पे ये accumulate हो रही है, because it is misfolded it cannot leave, it starts to accumulate and it can ultimately lead to liver failure and liver cirrhosis। अब ये जो पेशेंट्स है ना, अगर ये भी स्मोकिंग शुरू कर देंगे तो इनमें ज्यादा हाई चांस है एम्फाइसीमा का। ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू एम्फाइसीमा, क्योंकि स्मोकिंग से इनकी ये जो है आगे ही एंटीट्रिप्सिन कम है, अब प्रोटी आगे ही इम्बैलेंस है, तो स्मोकिंग करने से प्रोटेसिस भी बढ़ेगा, तो दैट विल फर्दर एक्सेलरेट द प्रोसेस। ठीक है। तो नाउ लेट्स गिव इट अ रीड। जो मैकेनिज्म पे हम बात कर रहे थे, तो एक तो हमने देख लिया सेंट्री एसिनार में, पैन एसिनार में देयर इज डिफेक्ट डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंटी प्रोटीएज दैट इनहिबिट्स न्यूट्रोफिल इलास्टेज। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू अनअपोज्ड इलास्टेज एक्टिविटी। तो ये दो बेसिकली मैकेनिज्म्स हैं ऑफ एम्फाइसीमा, सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार में। तो याद रखना, अगर किसी को पैन एसिनार है तो उसमें लाइकली 100% चांस है कि उसको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, और उसकी लिवर बायोप्सी दिखाएंगे वो आपको, उसमें आपको ये जो मैंने आपको चेंजेस दिखाई आपको नजर आ जाएंगी। देन नेक्स्ट इज एस्थमा। एस्थमा इज एक्चुअली ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एस्थमा के अंदर क्या होता है कि द पेशेंट, उसकी जो एपिथेलियम है, जो एयरवेज हैं, दे आर हाइपर सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, जैसे कि पोलन्स। ठीक है। और उसमें बेसिकली होता ही है कि व्हेन द पोलन कम्स इन, तो उसके अगेंस्ट एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करती है बॉडी बाय इंक्रीजिंग eosinophils, एंड उसमें मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा हिस्टामिन और बाकी जो इन्फ्लेमेटरी जो हैं साइटोकाइंस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। एंड ये एक ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है कि देयर इज ब्रोंको सवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, सवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, एंड देयर इज वेसोडाइलेशन इन द लंग्स, वेसोडाइलेशन इन द लंग्स एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। दिस इज हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स। तो देखिए एक एबनॉर्मल, एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है।
तो दिस इज व्हाट अकर्स इन एस्मा पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक तो यंग पेशेंट्स होंगे, ठीक है, अर्ली इन द लाइफ, और उनको सडन अटैक्स ऑफ कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, तो इस तरह की उनकी प्रेजेंटेशन होगी। तो नाउ लेट्स रीड दिस फ्रॉम फर्स्ट एड। तो एज mentioned, there be intermittent obstructive lung disease often triggered by allergens or viral upper respiratory tract infection या stress associated with atopy। atopy क्या होता है कि they may be having some skin allergy as well, ठीक है, ऐसा हो सकता है उनको कोई डर्माटाइटिस वगैरह हो। दिस इज, ये इसकी एसोसिएशन हो सकती है एजमा की। फिर एक होता है एनसेड इंड्यूस्ड और एस्प्रिन एग्जास्परेटरी रेस्पिरेटरी इलनेस। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको एनसेड इनटेक करने से एजमा हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसेड का मैकेनिज्म क्या है एंड व्हाई इज इट लीडिंग टू एजमा। तो उसके लिए आई एम शेयरिंग अ पिक्चर विद यू हियर। तो ये देखिए, दिस इज द नॉर्मल पाथवेज। आपको पता है आपकी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह हैं, दीज आर फॉर्म फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड पे अगर कॉक्स एंजाइम्स ऐड करें तो दे विल फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इसका जो दूसरा पाथवे है, ल्यूकोट्राइन पाथवे, इसको कहते हैं ल्यूकोट्राइन पाथवे। दिस इज द कॉक्स पाथवे, दिस इज द ल्यूकोट्राइन पाथवे, ठीक है। तो कॉक्स पाथवे को अगर मैं ब्लॉक कर दूं, जैसे कि मैंने जिक्र किया एनसेड्स। अब एनसेड्स क्या हैं, दीज आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, दे इनहिबिट कॉक्स। तो ये पाथवे बंद हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा पाथवे वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एक्टिवेट हो जाएगा ये पाथवे। एंड उनसे उससे अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं LTC4 LTD4 LTE4, इनके लेवल्स बढ़ जाएंगे। एंड इनके इफेक्ट्स क्या हैं, देयर इज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, दे कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, they cause bronchial mucus secretion and increase vascular permeability। तो इसकी वजह से this is what is seen in asthma। तो this is called NSAID induced respiratory illness या NSAID induced asthma। और इन लोगों के अंदर अक्सर आपको नेजल पॉलिप्स मिल जाएंगे, नेजल पॉलिप्स, नेजल इन द नेजल म्यूकोजा। बेसिकली पॉलिप होता है एक फिंगर लाइक मैस होता है ऑफ द एपिथेलियम। ये इफ दिस इज द नेजल एपिथेलियम तो इसमें एक मैस आपको नजर आएगा विच हैज अ स्टॉक, ठीक है, और उसका एक हेड है। तो दीज पेशेंट्स आर ऑफन हैविंग नेजल पॉलिप्स जिनमें एनसेड इंड्यूस्ड एस्मा होता है। तो उसमें फिर भी अवॉइड गिविंग देम एनसेड्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एनसेड और एस्पिरिन एग्जैस्परेटेड रेस्पिरेटरी इलनेस में एजमा, नेजल पॉलिप्स एंड कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी, तो उससे ल्यूकोट्राइन ओवर प्रोडक्शन होती है एंड दैट कॉजेस एयरवे कंस्ट्रिक्शन। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सैमट्रस ट्रायड, एजमा, नेजल पॉलिप्स एंड कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी। एंड हाउ, अब बात करते हैं हाउ डू डायग्नोज एजमा। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। कुछ बायोप्सी फाइंडिंग्स भी हैं, कुछ स्पूटम के अंदर फाइंडिंग्स भी मिल जाती हैं। अगेन एक्सरे पे यू कैन गेट हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, एक्सरे पे आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेन डायग्नोज कैसे करना होता है, पहले तो हम इसमें कहते हैं स्पायरोमेट्री, जो आपके लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है वो मेजर करते हैं, ठीक है।
लेकिन जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। ठीक है। मेथाकोलिन इज अ मस्करिनिक एगोनिस्ट। आपको पता है जो आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, सब रेस्पिरेटरी म्यूकोजा वगैरह है, वहां पे होते हैं M3 रिसेप्टर्स, मस्करेनिक रिसेप्टर M3। उस वहां के जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है वहां पे भी, उसके ग्लैंड्स में भी M3 की एक्टिवेशन से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। और मेथोक्लिन जो कि एक मस्करेनिक एगोनिस्ट है, अगर वो हम देंगे तो उससे देयर बी इंक्रीज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन द म्यूकस सिक्रीशन। अगर तो हम क्या करते हैं कि हम पहले स्पायरोमेट्री करते हैं। वी मेजर द FeV1 FeC एंड FeV1 ओवर FeC रेशो, जो हमने मेजर कर ली। फिर हम देते हैं पेशेंट को मेथाकोलिन, और मेथाकोलिन के बाद हम दोबारा से उसकी लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी चेक करते हैं। इफ देर इज अ डिक्रीज ऑफ मोर देन 20% इन द FeV1 ओवर FeC रेशो, अगर FeV1 ओवर FeC रेशो 20% से ज्यादा डिक्रीज कर जाए आफ्टर गिविंग मेथाकोलिन, देन इट इज डायग्नोसिस, द डायग्नोसिस ऑफ एज्मा इज कंफर्म्ड। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डायग्नोज एज्मा। अब आपको स्प्यूटम के अंदर कुछ खास स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं जो एज्मा में ही मिलती हैं। उनका नाम है शार्कोलेटिन क्रिस्टल्स, और मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ उनकी। ठीक है। एंड दे आर ऑफ्टन आस्क्ड इन द एग्जाम, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दम। तो लेट मी शेयर दम। और क्रुशमैन स्पाइरल, शार्कोलेटिन क्रिस्टल और क्रुशमैन स्पाइरल, तो ये दोनों आपको रिकग्नाइज करने आने चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जब सवेयर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है ना, तो जो एपिथेलियम है, ब्रोंकियल एपिथेलियम, वो उसका एक स्पाइरल बन जाता है। जो एपिथेलियल सेल्स है ना, स्फीयर कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो एपिथेलियम सेल जो है ना, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ स्पाइरल दैट इज कॉल्ड क्रुशमैन स्पाइरल, एंड दैट इज स्पेसिफिकली सीन इन एज्मा। तो ये है एक क्रुशमैन स्पाइरल। दिस इज अ क्रुशमैन स्पाइरल। ये आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए। इसी तरह से अगेन दिस, these are also Krushman spirals। ठीक है। तो these are worlds of shed epithelium, shed epithelium, shed bronchial epithelium। तो ये होते हैं Krushman spirals। फिर आपको नजर इसके अलावा इसके अंदर आते हैं Charcot Leyden crystals। तो let me share their picture as well। Charcot Leyden crystals। तो these are Charcot Leyden crystals, ऐसे इस शेप के। तो ये आपको नजर आ जाएंगे इन द स्प्यूटम। ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं यू बी एबल रिकग्नाइज इन पेशेंट ऑफ एजमा। ठीक है ना, लेट्स रीड फर्स्ट एड के फर्स्ट एड क्या बता रही है। तो डायग्नोसिस सपोर्टेड बाय स्पायरोमेट्री, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा। ठीक है, एंड देयर कैन बी मेथाक्लिन चैलेंज टेस्ट पॉजिटिव इसमें आ सकते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, देयर इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें से स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपर रिस्पॉन्सिव ब्रोंकाई होते हैं, दे कॉज रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। एंड क्योंकि इसमें मेरे को बताया कि सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, तो देयर इज आल्सो म्यूकस प्लगिंग, आल्सो म्यूकस प्लगिंग। फिर मैं आपको दिखाई ये क्रुशमैन स्पाइरल्स दिखाई आपको, विच इज शेड एपिथेलियम वर्ल्ड म्यूकस प्लग्स और शार्कोलिडन क्रिस्टल्स। अब शार्कोलिडन क्रिस्टल्स की आपको हो सकता है शार्कोलिडन क्रिस्टल ना लिखा हो एमसीक्यू के अंदर, इंस्टेड उसकी उसको एक्सप्लेन किया हो, उसने उसको डिस्क्राइब किया हो ऐसे ईसिनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल्स। एंड ये क्यों बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ईसिनोफिल्स इन द स्प्यूटम। तो दिस इज ऑल अबाउट एजमा। इसकी जो ट्रीटमेंट हम फार्माकोलॉजी सेक्शन में देखेंगे, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे भी ये पिक्चर्स दी हुई हैं, दिस इज बैरल चेस्ट, दिस इज एम्फाइसीमा। ठीक है, एंड दिस इज चार्कुलेटिंग क्रिस्टल, और ये क्रुशमैन स्पाइरल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकिएक्टिसिस। Bronchiectasis is actually permanent dilation of respiratory airways. Permanent dilation of respiratory airways. और ये ज़्यादातर it is associated, commonly associated with cystic fibrosis. ठीक है, अब cystic fibrosis is discussed in greater detail in the biochemistry portion. Cystic fibrosis के अंदर क्या होता है कि there is problem in सर्टेन आयन चैनल्स। ठीक है, जो स्पेशली जो क्लोराइड आयन चैनल होती है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, एंड ड्यू टू दैट जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है इन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इट इज वेरी वेरी थिक, वो बहुत थिक होता है, और दैट थिक म्यूकस इज डिफिकल्ट टू मूव। तो दैट थिक म्यूकस कॉजेज क्लॉगिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और आपको पता है कि जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी देयर वहां पर इंफेक्शन होगा। तो this clogging of thick mucus in the lungs, this is actually seen in cystic fibrosis, and this is what leads to emphysema. ठीक है, सॉरी emphysema मैंने उसने bronchiectasis, this is what leads to bronchiectasis. तो ये cystic fibrosis again it is discussed in greater details की कुछ और manifestations भी हैं बॉडी के अंदर, which are discussed in greater detail in the biochemistry portion. So for now, this is what is seen in bronchiectasis. This is a common association of bronchiectasis. ठीक है, तो इन लोगों के अंदर बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर इफ इट इज ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि जहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस और द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट फॉर इन्फेक्शन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज सूडोमोनास। सूडोमोनास। ठीक है, so it is characterized by chronic cough, daily purulent sputum production, and often have recurrent pulmonary infections. ठीक है, तो देर इमेजिंग पे क्या नजर आएगा आपको, डेमोन्स्ट्रेटिंग एयरवे डायलेशन एंड ब्रोंकियल थिकनिंग। ठीक है, तो दे also come under the heading of obstructive lung disease. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी देर इज रेपिटेशन, देर इज इनिशियल इंसल्ट ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन कंबाइंड विद ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें एटियोलॉजी उसने उसकी और एटियोलॉजीज भी हैं ब्रोंकिटिस की, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, लेकिन देयर आर सम अदर एटियोलॉजीज एज वेल, जैसे कि
कोई फॉरेन बॉडी या मैस, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई हैं एंड फर्दर डिवाइडेड, यहाँ पे अगर कोई मैस फंस जाए, कोई फॉरेन बॉडी या फिर कोई ट्यूमर, तो जो ये जो सेक्शन होगा ना लंग का, विच इज डिस्टल टू इट, यहाँ पे अब म्यूकस मूवमेंट नहीं हो रही, तो म्यूकस क्लॉग होना शुरू हो जाएगा, and this will lead to infection, and ultimately this part of the lung will develop bronchiectasis. Okay. Other causes are poor ciliary motility. जब सीलिया जो है, आपको पता है ना, जो म्यूकस है, जो म्यूकस एक्सलेटर होता है, ये होते हैं सीलिया, एंड अबव दम इज द म्यूकस। तो इसकी मूवमेंट होनी होती है हर वक्त। दिस म्यूकस इज कॉल्ड म्यूकस एस्केलेटर। तो ये अगर खराब हो, जैसे इट कैन अकर इन स्मोकिंग एंड कार्टेगनर सिंड्रोम। कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर देर इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द सीलिया थ्रू आउट द बॉडी। कहीं पे भी बॉडी में सीलिया हो, वो चाहे आपके पैंक्रियास के अंदर हो, वो चाहे आपके ईयर के अंदर हो, वो चाहे आपके ब्रोंकियल एपिथेलियम के ऊपर हो, दे लूज देयर फंक्शन। सीलरी फंक्शन उसमें नहीं होता, इसको तो इसको कहते हैं कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर होता है। तो उसमें यू वुड गेट ब्रोंकिक्टिसिस, उसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया भी होता है, उसमें इनफर्टिलिटी भी होती है। अगेन क्यों होती है? क्योंकि स्पर्म के पास भी उसकी टेल है, तो उसकी मूवमेंट भी नहीं होती। तो अगेन इट इज अ डिफेक्ट इन द सीलिया। तो इसको कहते हैं प्राइमरी सीलियर डिस्काइनेसिया, भी इसका दूसरा नाम है कार्टेगनर सिंड्रोम। तो इसकी प्रेजेंटेशन में आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया और ये चीजें भी मिल सकती हैं। एंड देन सिस्टिक फाइब्रोसिस। और लास्टली देयर आर अ फ्यू अदर इन्फेक्शंस जो आप स्केची में ज्यादा गौर से पढ़ेंगे। वन इज ABPPA, इसको कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, एंड सर्टेन अदर पल्मोनरी इन्फेक्शंस जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोंकिक्टिसिस। अब इसके अंदर ना एक चीज यहाँ पे नहीं मेंशन्ड, जो कि यू वर्ल्ड के अंदर मेंशन थी, एंड आई रोट इट डाउन। ठीक है, तो मैं एक तो आपको एक तस्वीर भी इसकी दिखा दूं। लेट मी शेयर द पिक्चर ऑफ हाउ lung of bronchiectasis looks like. फिर इसकी एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन भी आपको बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट लुक एट द लेट्स जस्ट लुक एट द लंग्स। तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन clearly observe dilation of the pulmonary airways। ये आप देख सकते हैं, these are greatly dilated। ठीक है, एक और पिक्चर भी है here। तो यहाँ पे अगेन यू कैन अप्रिशिएट dilated airways। ठीक है, अब इसकी एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये है, दैट इज हेमोप्टिसिस, ब्लड इन स्प्यूटम। उसकी क्या वजह होती है? बेसिकली ब्रोंकिक्टिसिस के अंदर देयर इज आल्सो हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रोंकियल आर्टरीज। ठीक है, तो अगर पेशेंट को कोई सवेयर कफ शुरू हो जाए इस पेशेंट को, तो दैट कैन एक्चुअली लीड टू रप्चर ऑफ दीज हाइपरट्रोफाइड ब्रोंकियल आर्टरीज। ये हाइपरट्रोफी हुई हुई है आर्टरीज की, तो जब कफ करेगा पेशेंट, दीज कैन
रप्चर और उससे होगा हेमरेज, एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज, कैन लीड टू डेथ, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज। तो ये आपने यू वर्ल्ड फर्स्ट एड पे नहीं लिखी हुई, दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम यू वर्ल्ड, तो यू कैन मेंशन इट ओवर योर फर्स्ट एड्स। So this was all about obstructive lung diseases. Okay, now we can move on to restrictive lung diseases. तो again एक brief overview restrictive lung disease का मैंने कहा था, इसमें the lungs are unable to expand, क्यों? Due to extensive fibrosis they are unable to expand। अब इसमें भी ना दो हैं चीजें कि lungs क्यों नहीं expand कर रहे। या तो ऐसे हो सकता है कि जो लंग टिश्यू है उसमें मसला है, या फिर आपकी जो चेस्ट वॉल है उसमें कोई मसला है। जैसे कि अगर आपकी चेस्ट वॉल ही ना एक्सपैंड करे तो आपके लंग्स नहीं एक्सपैंड कर सकते। दिस कैन अकर इन डिफरेंट डिजीजेस, जैसे कि इट कैन अकर इफ योर रेस्पिरेटरी मसल्स आर वीक, जैसे उसमें डिफरेंट डिजीज हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज हैं। या फिर आपके लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो जाए। तो ये दो मेन कॉजेज हैं ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, योर लंग्स आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो अगेन इसमें वॉल्यूम्स पे क्या फर्क पड़ता है, इसमें FeV1 ओवर FeC रेशियो इधर इट रिमेन्स द सेम और इट में इंक्रीज। ठीक है, बाकी देयर इज, बाकी जो जो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या और व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो अगेन यहाँ पे लंग वॉल्यूम्स आर डिक्रीज्ड। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी इज डिक्रीज एंड फंक्शनल योर वाइटल कैपेसिटी इज आल्सो डिक्रीज्ड। ठीक है, एंड FeV1 और FeC रेशियो इज इधर नॉर्मल और इंक्रीज्ड। ठीक है, अब इसकी टाइप्स जो मैं आपसे जिक्र करता है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वो क्या है, या तो देयर इज डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज। ठीक है, आपके पेरेन्काइमा के अंदर देयर इज कोई इसमें फाइब्रोसिस हो चुकी है, कोई न्यूमोकोनियोसिस हो चुकी है, वो कॉज है। या फिर देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स। उसमें क्या है, उसमें यह कि इधर योर रेस्पिरेटरी मसल्स आर नॉट वर्किंग। ये कब हो सकता है, इट कैन अकर इन पोलियो, मायसीनिया ग्रेविस, गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, एंड ALS। ALS is discussed in greater detail in the CNS। ठीक है, ये CNS के अंदर it is discussed in greater detail, it is actually a pathology of the CNS, और इसकी full form it actually stands for amyotrophic lateral sclerosis। तो we will discuss this in the CNS portion इंशाल्लाह। तो ये है कि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स इनके अंदर नहीं काम कर रहे। ठीक है, एंड ये आप खैर साइड नोट याद रख लें कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ALS इज एक्चुअली रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो ये एक साइड MCQ है। फिर है कि आपकी चेस्ट वॉल ही एबनॉर्मल है, एक में तो मसल नहीं काम करे आपकी, आपकी चेस्ट वॉल ही एबनॉर्मल है। दिस कैन अकर इन सेवियर ओबेसिटी। सेवियर ओबेसिटी में द सराउंडिंग फैट द वेट इट compresses the chest wall and उसको लिमिट करती है फ्रॉम एक्सपैंडिंग। तो उसमें भी इट कैन कॉज अ रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। या फिर योर वर्टिब्री इज एबनॉर्मल, मतलब इफ दिस इज अ स्ट्रेट thoracic vertebrae उसमें बेंट होगी, दिस इज सीन इन स्कोलियोसिस। ठीक है, तो उसमें भी द चेस्ट कैविटी कैन नॉट एक्सपैंड प्रॉपरली। तो ये होंगी एक्सटर्नल कॉजेज। फिर जो लंग की कॉजेज है उसकी एक लंबी लिस्ट है, उसमें देयर इज, वो हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं, लेकिन देयर इज उसमें फाइब्रोसिस है, इडियोपैथिक पल्मी फाइब्रोसिस है, ड्रग इंड्यूस फाइब्रोसिस है, रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस है। फिर उसके अंदर आ जाती है आपकी सारी न्यूमोकोनियोसिस, उसमें बेरिलियोसिस एंड सार्कोइडोसिस भी उसमें आ जाती है। अगर देन दैट सार्कोइडोसिस नॉट इन द न्यूमोकोनियोसिस, अलग से एक ऑटोइम्यून डिजीज है एक्चुअली, उसके अंदर वह भी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या होता है। देन यू गेट सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये इसमें से काफी सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर।
ठीक है, तो यू कैन अप्रिशिएट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, अभी हम आगे सारी डिस्कस करेंगे, सार्कोइडोसिस भी डिस्कस करेंगे, idiopathic pulmonary fibrosis, granulomatosis with polyangiitis. We discussed this in the great detail in the renal section. Okay, histiocytosis, hypersensitivity pneumonitis, तो ये हम आगे करके डिस्कस करेंगे. Okay, ARDS भी इसमें आ जाती है. तो ये ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर देन ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ हैं, तो हम एक एक करके अभी इसको डिस्कस करते हैं. फिर एक इलादा से यहाँ पे उसने मेंशन किया है, जिस रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी. क्या रेडिएशन लंग, जब रेडिएशन व्हेन अ पेशेंट अंडरगोज रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल उसको कोई malignancy है फॉर व्हिच ही इज गोइंग रेडियोथेरेपी, तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जैसे कि TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6. ठीक है, एंड दीज साइटोकाइंस दे कॉज फाइब्रोसिस, तो इसको कहते हैं रेडिएशन फाइब्रोसिस. ठीक है, एंड इट डेवलप्स आफ्टर 6 to 12 months ऑफ रेडिएशन. तो अगर किसी पेशेंट की पास्ट कोई रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज उसको हो गई है, उसकी लंग में फाइब्रोसिस है, अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री है, तो यू शुड सर्च फॉर एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर. ठीक है, तो हम अपनी पहली रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कहते हैं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस. इडियोपैथिक मतलब ऑफ नो नोन कॉज, अननोन इटियोलॉजी, कोई पता नहीं है इसकी क्या वजह है. ठीक है, तो इसमें पूरा जो लंग है इट अंडरगोज फाइब्रोसिस. उसकी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, which is often asked in the exam. तो इसकी कोई कॉज नहीं है, और इसमें पेशेंट वुड कोई कोई हिस्ट्री वो ज्यादा नहीं देगा आपको, कोई न्यूमोकोनेसिस की हिस्ट्री नहीं देगा, कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं देगा. हाँ, इसकी एसोसिएट इट इज एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, लेकिन हो सकता है वो आपको इसमें से किसी चीज की हिस्ट्री ना दे. ठीक है, तो अब इसके अंदर जो एग्जाम वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हनी कॉम अपीयरेंस ऑफ द लंग्स, विच यू सी ऑन CT स्कैन. ठीक है, तो लेट मी शेयर द पिक्चर ऑफ दैट CT स्कैन कि हनी कॉम अपीयरेंस कैसी नजर आती है. तो दिस इज हनी कॉम अपीयरेंस इज सीन इन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस. ये आपको नजर आ रहा है, हनी कॉम भी इट इज शेप्ड लाइक दिस, जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है, शेप लाइक दिस. तो दिस इज सिमिलर टू हनी कॉम. हनी कॉम अपीयरेंस ये आपको एक्सरे दे सकते हैं, एंड दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द पैथोलॉजी. तो इट इज सीन इन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस. ठीक है, तो इसके अंदर मेन यही इंपॉर्टेंट है. अब इसकी कॉम्प्लिकेशन, बिफोर गोइंग टू कॉम्प्लिकेशन, ऑफ कोर्स हिस्टोलॉजी पे यू वुड सी इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट्स. ठीक है, यू वुड सी इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट. फिर इसके अंदर एक उसने टर्म यूज की हुई है, इज कॉल्ड ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टिसिस. ट्रैक्शन होता है, यू कैन कॉल इट स्ट्रेच, और ब्रोंकिएक्टिसिस एज डिस्कस अर्लियर इज डायलेशन ऑफ द एयरवेज. ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो लेट मी शो यू पिक्चर. इसके देख के आपको बिल्कुल समझ लग जाएगी कि व्हाट इज ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टिसिस. तो you observe closely, this is normal. ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकियोल एंड सराउंडिंग एल्वेलाई है. ठीक है, जो सराउंडिंग एल्वेलाई है ना, तो ये दीज आर द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई. ठीक है, दे काइंड ऑफ सपोर्ट द ब्रोंकियोल एंड कीप इट ओपन. ये जो सारे कनेक्टिव टिश्यू, इन्हीं वॉल्स में तो कनेक्टिव टिश्यू होता है.
और एम्फाइसीमा के अंदर दिस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इलास्टिक फाइबर्स दे आर डिस्ट्रॉयड, विच उसमें देखें देयर इज डायलेशन ऑफ द एल्वेलाई। और दूसरी जो ट्रैक्शन होती है ना, दिस इलास्टिक फोर्स विच कीप्स द ब्रोंक्यूल ओपन, यहाँ पे देयर दैट इज लॉस्ट, और जो आपका एयरवे दैट इज कोलैप्स्ड। तो ये तो होता है एम्फाइसीमा के अंदर। देन कम्स फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। अब हो गया इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो गया। इस एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस ये इतनी ज्यादा हो गई है कि इट स्ट्रेचेस अपॉन द ब्रोंकियोल, तो इट प्रोड्यूसेस दिस एक्सेसिव ट्रैक्शन विच पुल्स अपॉन द ब्रोंकियोल। तो उससे क्या होगा कि इसकी डायलेशन हो जाएगी ब्रोंकियोल। तो दिस इज व्हाट इज सीन इन ट्रैक्शन ब्रोंकिectasis। तो कॉज इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? दे आर सिंपल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, लंग रिस्ट्रिक्टेड है, इट इज नॉट एक्सपैंडेड टू इट फुल फुल पोटेंशियल। तो जो आपकी पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, दे आर compressed by their surrounding, so there is difficulty for the flow of blood flow in the pulmonary vessels, so that leads to pulmonary hypertension, that ultimately leads to respiratory right heart failure। ठीक है, और right heart failure के अलावा these patients can develop arrhythmias। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड लंग डिजीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, pulmonary hypertension और right side heart failure। Next is hypersensitive pneumonitis। Hypersensitive pneumonitis, as the name indicates, it is a hypersensitive reaction type 3 type 4। uh, ये आपको उन पेशेंट्स में मिलेगा जो हिस्ट्री देंगे, लाइक 90% ऑफ द टाइम ये उन लोगों में होता है जिन्होंने परिंदे रखे होते हैं शौक से। ठीक है, कोई पिजन वगैरह रखे होंगे उसने, कोई पैरट्स रखे होंगे, या कोई जू कीपर होगा वो, क्योंकि ये पिजन और पैरट्स में रहे उन्हीं की जो जो फीसिस वगैरह होती है, जो उनके फेदर्स वगैरह होते हैं, दे एक्चुअली एंटर द रेस्पिरेटरी एयरवेज एंड दे कॉज इरिटेशन देयर। तो ये आपको उसकी हिस्ट्री में जरूर मिलेगा, हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस की हिस्ट्री में, कि उस बंदे ने कोई पिजन वगैरह, कोई बर्ड्स वगैरह रखी हुई हैं उसने। एक ये चीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इसकी ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये किस में मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन टू एनवायरमेंटल एंटीजेंस, और वो ज्यादातर कौन से? बर्ड फैंसियर्स जिन्होंने रखी होती है, या फार्मर्स। ठीक है, तो अगेन इसकी में क्या पेशेंट कंप्लेंट करेगा? डिज्निया, कफ, चेस्ट टाइटनेस वगैरह। ठीक है, तो अगेन जब रिकरेंट टाइप 3 टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होगा, दैट वुड लीड टू इन्फ्लेमेशन, and this chronic inflammation will ultimately lead to irreversible fibrosis। ठीक है, एंड यू वुड आल्सो सी नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास। इस पे भी हम ना बात करते हैं, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास क्या होते हैं इन द नेक्स्ट पैथोलॉजी। अब इसमें जो एक इम्पोर्टिंग, बहुत इसके अंदर भी अगेन देयर विल बी ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस, जो कि हमने पढ़ ली है। इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू है, दैट इज ब्रोंको एल्वियोलर लवाज। ब्रोंको alveolar lavage. So let me share a picture with you of what is bronchoalveolar lavage. So you see, this is bronchoalveolar lavage. एक उन्होंने प्रोब इंड्यूस की है into the lungs, and यहाँ पे they've released a fluid। ठीक है, ये fluid it enters the, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहता है, and then they suck it back।
एंड देन दे ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप के इसके अंदर उनको क्या नजर आ रहा है. सो इफ यू आर गेटिंग lymphocytes lymphocytes in bronchoalveolar lavage, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू है फॉर हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस. ठीक है, तो यू में मेंशन दिस ऑन योर फर्स्ट एड, ये वहां पे नहीं मेंशन हुआ हुआ. ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के बारे में जो हाई यील्ड चीजें क्या थी, एक तो ये उन लोगों में होगा जिन्होंने बर्ड्स वगैरह रखी हुई या फार्मर्स में फाइब्रोसिस होगी इसके अंदर भी इरिवर्सिबल. एंड ब्रोंकोएल्वुलर लवाज से आप एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू है इसके लिए, उसमें यू वुड सी लिम्फोसाइट्स. फिर नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस सार्कोइडोसिस में क्या होता है? इट इज इम्यून मीडिएटेड डिजीज, पहली बात ये, जिसके अंदर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ वाइड स्प्रेड नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास. ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ ग्रेनुलोमा. तो बेसिकली ग्रेनुलोमा is a result of chronic inflammation, पहली बात. And it is of two types. A granuloma is of two types. One is caseating granuloma, the other is non-caseating granuloma. अब caseating granuloma के अंदर क्या होता है कि उसमें एक सेंट्रल एरिया होता है ऑफ नेक्रोज्ड डेब्री. ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय सेल्स जो कि आपको देखने में लगते हैं ऑफ द शेप ऑफ स्पिंडल शेप सेल नजर आते हैं आपको, एंड आपको लगता है कि शायद ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली नॉट स्मूथ मसल सेल्स. ठीक है, एंड एक ये लेयर इन सेल्स की होगी, एंड आउटर टू दी सेल्स यू वुड गेट लिम्फोसाइट्स. एक लिम्फोसाइट्स की लेयर होगी. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होंगे. अगेन दिस इज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन द जनरल पैथोलॉजी सेक्शन. और इसके साथ यू वुड गेट जायंट सेल्स. जायंट सेल्स क्या होते हैं? जब मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, मैक्रोफेजेस, दे कंबाइन विद ईच अदर, दे कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज सेल्स. ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में टू फॉर्म लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स. तो उस एक सेल के अंदर दे आर मल्टीपल न्यूक्लियाई. दीज आर कॉल्ड जायंट सेल्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मल्टीपल मैक्रोफेजेस. ठीक है, तो मैं आपके साथ लेट मी शेयर पिक्चर. एंड यस, ये जो स्मूथ मसल शेप आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली एपिथेलॉइड सेल्स. एपिथेलॉइड सेल्स. तो दिस इज अ केजिटिंग ग्रैनुलोमा. नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमा के अंदर भी सब कुछ सेम ही होता है. जाइंट सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, एपिथेलॉइड सेल्स होंगे, लेकिन उसके अंदर ये सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे शो की हुई है उन्होंने. ठीक है, तो let me share a few pictures with you of granulomas, non-caseating granulomas. तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है बड़ी अच्छी. सो दिस इज अ नॉन caseating granuloma. उसमें आपको नजर आ रहे हैं देयर आर हिस्टोसाइट्स, एपिथेलॉइड हिस्टोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और फिर कुछ जाइंट सेल जिनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई. देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो दीज आर एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स. ठीक है, तो दिस इज हाउ ग्रेनुलोमा, अ नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा लुक्स लाइक. अब इसकी हम असल देखते हैं बायोप्सी. तो ये यू कैन हियर ऑब्जर्व मल्टीपल नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमास, 1 2 3 4 5. दिस इज एक्चुअली अ बायोप्सी
लंग बायोप्सी ऑफ सार्कोइडोसिस, क्योंकि सार्कोइडोसिस के अंदर ये बहुत ज्यादा नॉन कैजिटिंग ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। तो यू कैन अप्रिशिएट दीज आर डिफरेंट नॉन कैजिटिंग ग्रेनुलोमास। ठीक है। सिमिलरली हियर, ये कैन अप्रिशिएट, ये एक जाइंट सेल है। ये एक ही सेल के अंदर यू कैन अप्रिशिएट इसमें काफी सारे न्यूक्लियाई हैं। तो दिस इज अगेन, दिस इज अनदर जाइंट सेल, इसमें भी काफी सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है। रेस्ट ऑफ देम आर lymphocytes एंड हिस्टोसाइट्स। तो ये दिस इज हाउ अ नॉन कैजिटिंग ग्रेनुलोमा लुक्स लाइक। ठीक है। तो सार्कोइडोसिस के अंदर बॉडी में जगह जगह, इंक्लूडिंग द लंग्स, ये नॉन कैजिटिंग ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। ठीक है। तो अगेन इट इज एन इम्यून मीडिएटेड डिजीज where there is widespread non-gazetting granulomas। अब ये जो ग्रेनुलोमास होते हैं ना, एज ए सेड के इनके अंदर मैक्रोफेजेस भी होते हैं। अब मैक्रोफेजेस दो काम करते हैं। दे प्रोड्यूस टू थिंग्स, वन इज दे प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इन लोगों के अंदर जो एस लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट द मैक्रोफेजेस डू इज दैट दे प्रोड्यूस वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? इट एक्टिवेट्स विटामिन डी। विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। एंड विटामिन डी क्या करेगा? विटामिन डी विल देन इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी। तो इन लोगों के अंदर एक तो एस लेवल भी इंक्रीज होंगे, विटामिन डी लेवल भी इंक्रीज होंगे, और कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज होंगे। ठीक है। एंड यू वुड सी मोस्टली दिस वुड अकर इन ब्लैक फीमेल्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लैक फीमेल्स। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या होगी? प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी कि a black Hispanic female comes to you with the history of, ये ऐसे ही कफ वगैरह की हिस्ट्री देगी आपको। देन उस पे आपको पैल्पेबल लिम्फ नोड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। हाइलर लिम्फ नोड एनलार्ज मिल सकते हैं ऑन द चेस्ट एक्सरे, वो भी है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एड के ऊपर टिसिन। फिर उसके अंदर आप करवाएंगे एस लेवल, से उसका एस लेवल बढ़ा हुआ होगा, उसको उसका कैल्शियम लेवल बढ़ा होगा। हो सकता है आपके पास पेशेंट एमसीक्यू के अंदर आपको पेशेंट वो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट के साथ ना आए, हो सकता है वो आपके पास आ रहा हो विद द कंप्लेंट ऑफ कैल्शियम स्टोन्स। तो आप उसका कैल्शियम लेवल कराएंगे, वो एलिवेटेड होगा, तो उस हो सकता है उसको सार्कोइडोसिस की वजह से ये हो रहा हो। तो क्योंकि उसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है, एंड हाइपर कैल्सीमिया इज एन इम्पोर्टेंट कॉज फॉर नेफ्रोलिथाइसिस। ठीक है। लेट मी शेयर a few pictures with you। तो यहाँ पे एज आई सेड देयर वुड बी बायलैटरल एडिनोपैथी, यानी हाइलर लिम्फ नोड पे और मीडियास्टल लिम्फ नोड आपको एनलार्ज मिलेंगे। एडिनोपैथी यानी एनलार्ज लिम्फ नोड्स। तो here you can see ये x-ray, and here you can see in the hyla, these are actually, this is called hilar adenopathy। ये तो ये enlarged lymph nodes हैं। this is what you can get in। तो ये सार्कोइडोसिस के चेक्स एक्सरे ऐसे आपको नजर आएंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा देयर आर सम बायोप्सी फाइंडिंग्स। तो let me share them as well। सबसे पहले हम फर्स्ट एड को थोड़ा और रीड कर लेते हैं। अब इसकी कुछ एसोसिएशंस हैं बेल्स पाल्सी जैसे,
पैरोटिड एनलार्जमेंट, ठीक है। बाकी हमने कहा कि ग्रेनोमस बन जाते हैं इनके। तो माइक्रोस्कोप पे आपको दो चीजें नजर आती हैं, वन इज शॉमन एंड अदर इज एस्टेरॉइड बॉडीज। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि शॉमन बॉडी कैसे नजर आती है और एस्टेरॉइड बॉडीज कैसे नजर आती हैं। अदर देन दैट आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज कैन बी एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी। तो इसको जॉइंट पेन्स वगैरह मिलेंगी। इंक्रीज कैल्शियम एज डिस्कस्ड। विटामिन डी एक्टिवेशन, क्यों? बिकॉज देयर इज इंक्रीज अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इन मैक्रोफेजेस विच एक्टिवेट्स विटामिन डी। फिर आपको कुछ यूवीआइटिस वगैरह और एंटिश फाइब्रोसिस, ये इतने स्पेसिफिक, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यू कैन गेट स्किन चेंजेस, लूपस पेरिनियल, यू कैन गेट लूपस लाइक रैश, लूपस लाइक रैश। तो let me share the pictures of Schaumann and asteroid bodies. तो these, ये जो फ्लावर लाइक आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, these are these are asteroid bodies, ठीक है। these are asteroid bodies, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये फ्लावर शेप्ड। एंड द नेक्स्ट वन, ये जो आपको बड़ा एक डेंसली एरिया नजर आ रहा है एंड इट इज कैल्सिफाइड एज वेल, दिस इज अ शोमन बॉडी, ठीक है। तो शोमन बॉडी एंड एस्ट्रॉइड बॉडी, दिस इज व्हाट यू सी इन सार्कोइडोसिस। फिर आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, द लूपस लाइक रैश आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, से सेकंड ईयर। तो ये आपको मैलड रैश, लूपस लाइक रैश नजर आ रहा है। दिस कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद सार्कोइडोसिस, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट एसोसिएशंस। And how do you treat it? You simply give glucocorticoids because immune mediated increased response है, there is increased CD4 CD8 response macrophage वगैरह, तो you suppress the immune system by giving glucocorticoids. Next एक ट्यूमर है mesothelioma, okay? It is actually tumor of the pleura, pleura which is surrounding the lungs, ये उसका ट्यूमर होता है which is a mesothelioma। एंड mesothelioma का जो इम्पोर्टेंट कॉज है दैट इज टोबैको, सॉरी टोबैको कह रहा हूँ, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस एक्सपोजर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ मीजोथेलियोमा। तो ये हम एस्बेस्टोसिस के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस कॉजेज लंग कैंसर एंड इट ऑल्सो कॉजेज मीजोथेलियोमा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की? एक तो हिस्ट्री में देयर वुड बी एस्बेस्टोस एक्सपोजर, और दूसरी बात ये कि he would be getting recurrent pleural effusions, ठीक है, या he may get hemorrhagic pleural effusion, ठीक है। अब इसकी ना हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन हिस्टोलॉजी यू वुड सी सेमोमा बॉडीज, ठीक है। सेमोमा बॉडीज बेसिकली क्या होते हैं, एक फोकस बनता है, ठीक है, एंड ऑन दैट फोकस देयर इज नेक्रोटिक सेल्स का फोकस बनता है, और उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं ड्यू टू deposition of calcium and other salts, ठीक है।
तो दिस इज अ सेमोमा बॉडी. यू कैन ऑल्सो फाइंड सेमोमा बॉडीज इन सम अदर ट्यूमर्स एज वेल. ठीक है. तो mesothelioma is one of them. तो let me share some pictures of a mesothelioma lung. क्योंकि mesothelioma की जो लंग स्पेसिमेन है उसकी अक्सर पूछ लेते हैं वो बायोप्सी. तो you should be able to recognize it. Let me share it. There you go. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज द लंग. ठीक है. और ये सराउंडिंग जो इसका प्लूरा है इट हैज बिकम ग्रेटली थिकन्ड. तो दिस इज व्हाट यू सी इन मीजोथीलियोमा. ठीक है. दिस इज व्हाट यू सी इन मीजोथीलियोमा. इसके साथ ही आपको सैमोमा बॉडीज भी मैं दिखा देता हूँ. हाउ डू दे लुक लाइक. So this is how a samoma body looks like. This is a. तो ये देख सकते हैं एक सेंट्रल एरिया होगा नेक्रोज सेल का और उसके इर्द गिर्द देयर इज देयर आर रिंग्स ऑफ deposition of calcium and other minerals वगैरह. ठीक है. तो दिस इज टू सी इन. तो इसके साथ ही साथ आपको दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं विच आर क्वाइट आस्क्ड इन द एग्जाम. वो हैं कैलरेटिनिन और साइटोकेरेटिन. दीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स. ठीक है. दीज आर प्रोटीन और दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ मेसोथेलियोमास. ठीक है. तो कैलक्रेटिन कैलेटिन पॉजिटिव साइटोकेटिन पॉजिटिव कहीं पे आपको लिखा नजर आ रहा है इन ट्यूमर. इट इज मोस्ट लाइकली अ मेसोथेलियोमा. ठीक है. तो ये इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस वाज ऑल अबाउट मेसोथेलियोमा. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमोकोनियोसिस. तो इंशाल्लाह वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.